हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। हम लोग आज एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अध्याय नाम से, जो 11th वालों के लिए बहुत काम आएगी। इसमें हम लोग पूरी केमिस्ट्री 11th की करेंगे और ड्रॉपर वालों को भी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ड्रॉपर के लिए 12th अलग करेंगे और 11th अलग करेंगे। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि हम लोग दोनों ही बैचेस को देखेंगे, जो हम लोग ड्रॉपर में हैं, जो 12th में है। 11th वालों को केवल यही देखना है, 12th वाला अभी नहीं देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन शीट भी प्रोवाइड करूंगा और PYQs भी डिस्कस करूंगा समय समय पे। अभी इनिशियली हम लोग थ्योरी करेंगे और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें मैं स्लो चलूँगा उतना, जितना मैं एडवांस वाले क्रैश कोर्स में हम लोगों ने तेज़ पढ़ा था उतना तेज़ नहीं पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और सेलेक्ट होने के पर्पज़ से पढ़ेंगे। देखो, केमिस्ट्री का पेपर इस बार टफ था फिजिक्स से, इसलिए जनरली लोगों के फिजिक्स में नंबर ज़्यादा आए और केमिस्ट्री में कम आए। तो हम लोगों का काम ये है कि हम लोग केमिस्ट्री ऐसी करें कि मेंस में और एडवांस में दोनों में केमिस्ट्री में हम लोग 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलते हैं। चलो मेंस में थोड़ा कम कर लेते हैं, 95, और एडवांस में 100 का टारगेट लेके चलते हैं। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ। जो DPPs दूंगा, मतलब जो मैं शीट दूंगा, उसे करना शुरू कर देना है फ्रॉम द लेक्चर 2, 1 से नहीं। और ये अध्याय बैच के लेक्चर्स जो आएंगे वो ट्यूसडे और वेंसडे को आएंगे, और जो निश्चय बैच है जो 12th वालों के लिए, उनके सैटरडे और संडे को आएंगे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग मोर कॉन्सेप्ट के लेक्चर से शुरू कर रहे हैं। एक बात और यार, कि अब जो नोट्स होंगे और जो भी कुछ मटेरियल होगा वो तुम्हें मिलेगा dextercam.in पे। हम लोगों ने एक वेबसाइट भी बना ली है। ये नोट्स और सब कुछ तुम्हें वहीं पे मिलेगा। आराम से जाओ, सीधे कोर्सेज पे क्लिक करो, वहाँ पे अपने बैच को चुनो, अध्याय या निश्चय, जो वॉट एवर यू विश, जो भी तुम्हारा बैच हो, और वहाँ से चैप्टर के नाम पे क्लिक करके, लेक्चर नंबर पे क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम शीट और लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, दैट विल बी फ्री, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे डायरेक्टली नोट्स का वेबसाइट का लिंक दिया होगा, तो वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ से भी नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर की लेंथ के बारे में लोग पूछ रहे थे कि सर लेक्चर की लेंथ कितनी होगी। लेक्चर की लेंथ इनिशियली कम रखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी कोर्स शुरू हो रहा है। पहले तुम जेलअप हो जाओ स्पीड से, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर की लेंथ भी बढ़ा लेंगे। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे, इनफैक्ट 9th क्लास के लेक्चर से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे 11th पे पहुँचेंगे। आज पहले बिल्कुल बेसिक्स बात करते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें भी समझ में आए। और मेरी गारंटी है कि कोर्स अगर तुम पूरा फॉलो करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि तुम्हें कभी केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तुम्हें करना बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना है। हम लोग अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो मेरे को बहुत बूस्टअप मिलता है और मैं बहुत इन दो के साथ तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा लोगों की हो जाएगी। जब ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो मेरे को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और आई एंजॉय दैट, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इसे और सब्सक्राइब करो तो अच्छा लगेगा मेरे को। बस इतना ही कहना था। चलो हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की बात पे पहुंचते हैं और उसे शुरू करते हैं, है ना। मूल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सीधे, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को। कई लोग इसे स्टोइशियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे स्टोइशियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं, स्टोइशियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। और स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है काउंटिंग। क्या मतलब होता है? स्टोइशियोमेट्री का सिंपल मतलब होता है काउंटिंग। तो हम लोग अलग अलग जगह पे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तरह से काउंटिंग करते हैं। अब काउंटिंग करने का तरीका हमारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इन जनरल हम लोग काउंटिंग यूनिटरी मेथड से करते हैं। जैसे हम लोग कुछ बाजार से सामान लेने जाते हैं, मान लो कोई फल लेने गए हम बाजार से, तो हम क्या कहते हैं कि भाई 1 किलो इतने का, तो 250 ग्राम कितने का होगा, या फिर 250 ग्राम का मतलब 250 ग्राम्स कितने का होगा, या हाफ kg कितने का होगा, 1 kg अगर इतने का, या 5 kg कितने का है। तो अगर 1 kg x का है तो 5 kg 5x का होगा, और हाफ kg 1/2x का होगा, ठीक है। तो ये सिंपल बात हम लोग करते हैं, और इसी को हम लोग जब केमिकल्स में यूज़ करते हैं तो उसे हम स्टोइशियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर इसे पढ़ने का मतलब क्या। अब मैं हर चैप्टर में तुम्हें यही बताऊंगा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका औचित्य क्या है, क्यों वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। देखो, मोर कॉन्सेप्ट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इसे हम बैकबोन कह सकते हैं।
बैकबोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोगों से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करवाई जाएंगी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, और उन मोल्स को हमें पढ़ने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। जब केमिस्ट्री में शुरुआत होती है तो एनसीईआरटी भी वहीं से शुरुआत करती है। हाँ यार, एक बात और मेरे को बतानी थी कि एनसीईआरटी पैरेलल पढ़नी है सबको, एक एक लाइन बाय लाइन पूरी, ठीक है। नहीं तो मैं एक लेक्चर ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें पूरी एनसीईआरटी अंडरलाइन करके पढ़ दूंगा, उससे भी काम चल जाएगा। तुम कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बात पे कमेंट किया करो, जिससे मेरे को ये पता रहे कि तुम देख रहे हो, है ना। तो एनसीईआरटी में अगर तुम चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताओ कि एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊँ या एनसीईआरटी तुम चाहते हो कि तुम खुद पढ़ लोगे, दोनों ही तरीके हम लोग कर सकते हैं। कमेंट करके बताना कि कितने लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी मैं अंडरलाइन करके पढ़ा दूँ, तो मैं वो भी कर दूंगा। तो अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी मैटर है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो जिसमें भी स्पेस है एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर जब है तो मैटर में हम लोग दो तरह से बात कर सकते हैं। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा और कुछ इनऑर्गेनिक होगा। मैंने सॉलिड लिक्विड गैस में से क्लासिफाई नहीं किया, मैं सीधे बात करता हूं क्योंकि ज़्यादा मतलब डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं, से कोई क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं। इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो सॉइल में मिल जाए, बायोडिग्रेडेबल हो, वो ऑर्गेनिक मैटर, और जो इनऑर्गेनिक मैटर जो जल्दी से नहीं मिले। मैटर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं तुम्हारे लिए कि सॉलिड लिक्विड और गैस हो सकता है, प्लाज्मा वाज्मा भी हो सकता है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। मैटर सॉलिड लिक्विड गैस ही मान लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो अपने आप डिग्रेडेबल हो, विच इज डिग्रेडेबल, ऐसा लिख लेते हैं। इन जनरल हम बात करते हैं तो कहते हैं जो डिग्रेडेबल है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। और इनऑर्गेनिक मैटर विच इज नॉन डिग्रेडेबल। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, मतलब इनसे पोल्यूशन होगा इनऑर्गेनिक वालों से, ऑर्गेनिक वालों से नहीं होगा। लेकिन कई ऑर्गेनिक मैटर ऐसे हैं जो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, वो हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लेमैन के लिए मानते हुए कि तुम 11th में आए हो, तुमने पहली बार मेरे से ही पढ़ना शुरू किया है, तो सिंपल बात को रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते, ठीक है। ठीक, अब जब मैटर बनेंगे तो ये दोनों ही मैटर डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो मिक्सचर्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, मिक्सचर्स या फिर होंगे कंपाउंड्स। मिक्सचर्स दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो कंपोजिशन जिनका थ्रू आउट सेम होता है, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। और हेट्रोजीनियस वो है जिनका कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट, ठीक है। कंपोजिशन जिनमें सेम नहीं होगा थ्रू आउट उन्हें हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक। अब कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं किनसे, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब
सिंपल बातें हो गई। इस बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्टली चलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे। थोड़ा सा मैंने लिख के रखा है कि थोड़ी सी स्पीड ठीक रहे। थोड़ा मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि थोड़ा लिख के रखूँगा जिससे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहे अपनी, और हम लोग कम टाइम में थोड़ा ज़्यादा कवर भी कर सकें, है ना। ये मेरा मेन मोटिव है इसमें। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दीज लॉ आर बेस्ड अपॉन द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ए लेवोजियर ने दिया था, जो 1774 में था, जो फ्रेंच केमिस्ट था एक, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग जानते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जो रिएक्टेंट साइड का मास है, रिएक्टेंट इन जनरल हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट लिखते हैं राइट में। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो यस लिखना भाई जरा जल्दी से कमेंट में कि हम रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट में, और प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट में, ठीक है। रिएक्टेंट को लिखते हैं लेफ्ट में और प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट में। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। अब इस रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, तो चलो कुछ लोगों का तरीका देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। बताना कि तुम में से कितने लोग ऐसे पढ़ते थे। रिएक्शन को पढ़ने का तरीका हमें सबसे पहले सीखना है। हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, या लोग कहेंगे कि ए रिएक्ट्स विद बी टू गिव सी प्लस डी। सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं तो कमेंट लिखो। लेकिन अगर मैं इसे केमिकली पढ़ना चाहूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा ऐसे कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। जब कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान सकते हैं इसके आगे। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू गिव 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी, ठीक है। ये क्या हो गए, लेफ्ट में लिखे हैं तो हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। राइट में लिखे हैं तो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल आसानी से। देखो हो सकता है कि तुम्हें ये लेक्चर बहुत सिंपल लगे, तुमको सर इतनी सरल बात तो नहीं पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सबकी ज़रूरत है ना भाई। जब हम लोग सिली मिस्टेक करने पर उतरते हैं तो ड्रॉपर्स अच्छे से जानते हैं कि हम सिली मिस्टेक कहीं पे भी करते हैं ना। तो जैसे अगर हम लिखें C प्लस O2 गिव CO2, तो हमने C के कितने मास ले लिया, 12 ग्राम ले लिया, O का कितना ले लिया, 32 ग्राम ले लिया। तो हमें CO2 का मास बताना हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम आ गया। तो इसमें मास ऑफ CO2 कितना बनेगा, 44 ग्राम बनेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रही है। ये 9th वाली बातें हैं, तुम सब लोगों ने पढ़ रखी हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई सबको। अब तो यार तुम लोग मतलब धीरे धीरे हमारे साथ पढ़ोगे, बिल्कुल मजा आएगा, गारंटी है। केमिस्ट्री तुम्हें एक एक मॉलिक्यूल उठ के तुमसे तुम्हारी शक्ल देखेगा और तुमसे बात करेगा, तुम पूछोगे और वो आंसर करेगा। आई विल मेक श्योर दैट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बिल्कुल मेरी बात क्लियर है ना, बिल्कुल बोलो भाई। चलो आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा, थ्योरी मैं लिख के लाऊंगा काफ़ी हद तक की, ठीक है। तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.6 ग्राम ऑफ CaO। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हीट करेंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगी, ठीक। इसके कितने ग्राम लिए थे, 10 ग्राम लिए थे। इसके कितने बने, 4.4 ग्राम बने, और इसके कितने बने, 5.6 ग्राम बने। यही कह रहा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यार एक रिक्वेस्ट और है
कि नोट्स डाउनलोडेबल होंगे, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल डाउनलोड करने मेरे नोट्स के भरोसे रहोगे तो फिर मतलब ठीक है तुम वो भी देख सकते हो, लेकिन अपने बनाओगे तो अपनी हैंड राइटिंग पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी मेरी भी है लेकिन अपने हाथ से पढ़ो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा कि मास ऑफ CaCO3 will be equals to mass of CaO plus mass of CO2। ठीक, तो इसका मास कितना दिया है 10, तो ये 4.4 प्लस 5.6, तो ये तो बिल्कुल 10 ही आ गया। तो ये क्या है कि दिस रिएक्शन इज इनकंसिस्टेंट विद, मैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये सिंपल सी बात थी, बिल्कुल आसानी से सबको समझ में आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड का मास और राइट हैंड का मास बराबर आ गया, तो हम इसके कहेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। अब हम लोगों को क्या करना है कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद रखने हैं, बिल्कुल हम उन्हें भूलेंगे नहीं, कुछ जरूरी है इनिशियली, ये हम याद रखेंगे, पेपर में दिए होते हैं लेकिन फिर भी पढ़ते समय कैलकुलेशन तेज हो जाए इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं और इन्हें तुम याद रखोगे आसानी से। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, फिर 24, मैग्नीशियम 27, एल्यूमिनियम 28, लिख लो किसका, सिलिकॉन का, ठीक, फॉस्फोरस का 31, 28, 29 के बीच में होता तो फॉस्फोरस का 31 हो गया, सल्फर का 32 हो गया, सल्फर का कितना हो गया 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो ये मेन एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, इन्हें याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एक बार देख लेना सरसरी निगाह से, हो जाएगा काम, ठीक। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि तुम जब भी पानी लाओगे तो पानी में जो प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो इसे अंग्रेजी में पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए। क्या कह रहा है? दिस लॉ स्टेट्स दैट in a pure chemical substance, प्योर केमिकल सब्सटेंस ध्यान रखना, मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं। द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो H2O लिया तो हमने, हाइड्रोजन का मास कितना था 1, तो 2 हाइड्रोजन थे तो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना था 16 था, तो ये 1:8 का मास प्रोपोर्शन आ गया। इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट whatever may be the source from which the compound is obtained, यही मैं कह रहा था कि पानी कहीं से भी लाओ, टैप वाटर लाओ, सी वाटर लाओ, रेन वाटर लाओ, या फिर अपना नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर ले लो, मिनरल वाटर ले लो, वाटर कहीं से भी आएगा, इट हैज द सेम मास प्रोपोर्शन। तो दिस मीन्स दैट whatever may be the source from which the compound is obtained, it is always made up of same elements in the same proportion by mass। जैसे अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 में कितना होगा 12:32, ठीक है। अब CO2 मिलेगी कैसे? हम कहाँ से ले सकते हैं? जैसे बाई बर्निंग ऑफ चारकोल को बर्न करते हैं सीधे, तो CO2 मिल जाए कैल्शियम कार्बोनेट को। डेल्टा का मतलब होता है हीट, डेल्टा कहीं भी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? हीटिंग, ठीक। तो यहाँ से भी जो CO2 मिलेगी और यहाँ से CO2 मिलेगी वो दोनों हमेशा 12:32 में ही मिलेंगे। या फिर अगर हम सोडियम कार्बोनेट को HCl से ट्रीट कराते हैं तो NaCl H2O और CO2 बनेगी, तो भी इसमें भी जो CO2 मिल रही है उसमें भी प्रोपोर्शन सेम होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। बिल्कुल आसान बात है, समझ में आ रही है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को क्या लगा? लोगों को लगा कि H2O और O2 मिलके हमेशा पानी बनाते हैं। H2O और O2 मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? पानी। ऐसा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा था। बाद में पता लगा कि H2O और O2 मिलके तो H2O2 भी बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। तो लगा कि यार लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो यार सही नहीं चल रहा है, तो कुछ और जरूरत होगी। तो कुछ और जरूरत हमें पड़ी, तो डाल्टन ने क्या बनाया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बनाया, क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन से सही बात हमें नहीं पता लग रही थी, ठीक है। टी शर्ट सही लग रही है, अब शर्ट गर्मियाँ छोड़ दी है ना, ठीक।
अब according to this law, if two elements combine to form more than one compound, then different masses of one element which combines with a fixed mass of a other element bears a simple ratio to one and another. मतलब क्या कह रहा है, कठिन बात है, फिर से पढ़ लेते हैं. क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो वॉट H2 और O ने मिलके क्या बनाया, एक बार H2O बनाया और एक बार H2O2 बनाया. ठीक है. Then one compound different masses, then different masses of one element, different masses of one element मतलब 16 और 32. ठीक. Which combines with a fixed mass of other element bears a simple ratio. तो इसे यहाँ पे मतलब इसे 1:16 तो इसे मैंने काट के लिख दिया. तो मतलब अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1:2 ही लिख पाएंगे. ये H2O में है और ये क्या है, H2O2 में है. तो ये कह रहा है कि डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास. फिक्स्ड मास किसका है, हाइड्रोजन का. विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर. तो मतलब ऑक्सीजन के दोनों में कितना फिक्स रेशियो है, सिंपल रेशियो कितना है, 1:2 का. ठीक है. अब बात आती है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस की. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिक्टर ने दिया था 1792 में. This law states that when two elements combine separately with the same weight of a third element, the ratio of the masses in which they do so will be same or simple multiple of the mass ratio in which they combine with each other. ठीक. तो ये कह रहा है कि अगर वाटर हाइड्रोजन का सेम मास है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन और सल्फर से, तो जब ऑक्सीजन और सल्फर कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 2:16 था वाटर के लिए और 2:32 था किसके लिए, H2S के लिए. तो ऑक्सीजन और सल्फर का सिंपल रेशियो होगा, सेम होगा या सिंपल होगा. तो 32:32 आ गया, यानी कि ये 1:2 लिख सकते थे इसे, या 1:1 लिख सकते थे. सिंपल रेशियो आया ना, मास रेशियो ऑफ सिंपल होगा जो बिल्कुल होगा. ठीक है, सिंपल बात है. इसके साथ एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Weight of copper oxide obtained by heating 4.32 grams of metallic copper with nitric acid and subsequently ignition was 5.4 gram. In another experiment, 2.3 grams of copper oxide on reduction yields 1.84 grams of copper. So that the findings are in accordance with the law of constant proportion. तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन वाला था, इसे लिख के रख लिया. सिंपल सवाल है, आराम से देखना. वेट ऑफ कॉपर हमें दिया है कितना, 4.32 ग्राम. ठीक. वेट ऑफ CuO कितना दिया है, 5.4 ग्राम. तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अगर हम लगा दें तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 5.4. तो CuO का मास है प्लस Cu का मास, मतलब अगर हम इसे यहाँ पे लिख दें तो इस इक्वेशन को भी यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, कि Cu प्लस O गिव्स हाफ O2 गिव्स CuO. तो मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ CuO. तो CuO का से हमने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, 1.08 ग्राम आया. तो रेशियो ऑफ कॉपर टू ऑक्सीजन कितना आ गया, 4.32 डिवाइड बाई 1.08 यानी 4:1 आ गया. सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखो क्या कर रहा है. इन अदर एक्सपेरिमेंट 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड्स 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर. यानी कि इस बार हमें रिडक्शन कराया है, यानी कि CuO से जो CuO है वो रिड्यूस होकर Cu प्लस हाफ O2 बना रहा है. तो इस बार भी हमने O2 का मास निकाल लिया माइनस करके, तो वो 0.46 ग्राम आ गया और जब डिवाइड किया तो 4:1 आ गया. यानी कि तुम चाहे रिडक्शन करके लाओ CuO से Cu और O2 बनाओ या Cu और O2 से मिलके CuO बनाओ, जो रेशियो है Cu:2O का CuO में वो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है. अब ये तो हो गए छोटे छोटे लॉ. ठीक है. अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड. तो उसे लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. सिंपल. जैसे अगर हमसे कोई कहते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2, टोटल मास कितना हो गया 18.
तो परसेंटेज कितना आ गया 2/18 इंटू 100 यानी कि 200/18 यानी कि 11.11 आ गया। सिंपल सवाल, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। मेरी बात समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सबको समझ में आनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये भी हमें पता है सबको, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर तुम चाहो तो ये तो मतलब 9th वालों को भी भेज सकते हो लेक्चर, उनके भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगली क्लास इतनी सिंपल नहीं होने वाली, ये फर्स्ट क्लास है इसलिए सिंपल चल रही है। मैं पहले बता रहा हूँ, इसे 1.5x पे देख लो, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या कह रहा है? द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। डाल्टन कहता था कि सारे पार्टिकल किससे बने हैं? एटम से बने हैं, है ना। और एटम कैसी है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बात सही थी, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस जिनमें न्यूट्रॉन्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम नहीं होता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास। ये बात गलत हो गई क्योंकि डिस्कवरी किसकी हुई? आइसोटोप्स की। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड मास, ये भी बात गलत हुई क्योंकि डिस्कवरी हुई आइसोबार्स की। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, दे डू सो इन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं हो पाई क्योंकि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड भी अवेलेबल थे। आगे चल के हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। ये भी बात सही नहीं है लॉ, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम लोग मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन हम लोग कर चुके हैं। तो उसके ड्रॉबैक्स जो कमियां मैंने ऊपर बताई वो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक करके बात खत्म हो जाएगी तुम्हारे लिए। कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम। अब एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो एटम को हम स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस, बिल्कुल उनका डिफरेंट मास हो सकता है। और उसके लिए हमने क्या करा? आइसोटोप्स को डिफाइन करा। आइसोटोप्स के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंट्स को जब भी लिखते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को लिखने का तरीका क्या है हमारा? ZXA है, जहां पे Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, A क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर है, और X क्या है? X एलिमेंट है। ठीक है। द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ गई हमारी। ये क्या की डेफिनेशन है हमारी? आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, आगे चल के हमेशा काम आएगी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। इसे ड्यूटेरियम को 1D2 लिख सकते हैं और 1T3 लिख सकते हैं। क्लोरीन के 2 होते हैं, Cl1735 और Cl1737। ठीक, ऐसे कार्बन के कार्बन 6, कार्बन 14 और कार्बन 12। ठीक, अब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस, तो ऐसा भी हो सकता है जिसे हम आइसोबार्स कहते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर एंड और एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार। जैसे अगर हम आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम को लें तो इनके मास नंबर सबके सेम है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है? आइसोबार्स है। इतनी बात समझ में आ रही भाई? समझ में आ रही? कमेंट करके बताते रहना कि सर हाँ। और एक बात है, जरूरी बात है भी बतानी तुम्हें। देखो, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर तुम्हें कोई पॉइंट किसी क्लास में नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट करके, ज़्यादातर लोग अगर बोलोगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं अगली क्लास में उसे फिर से रिपीट बताऊंगा। हम लोग डिस्कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कैसे भी तुम बस अपनी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए 2x अवेलेबल हूँ। ठीक है। तो अगर जो कोई टॉपिक तुम लिखोगे सर कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस क्लास में, इसे दोबारा से पढ़ना है, तो आई विल टीच इट अगेन ऑन द सेम। ठीक है। अब ये हो सकता है क्योंकि रिकॉर्डेड है तो वो अगले लेक्चर में ना मिले, लेकिन नेक्स्ट वीक तक तुम्हें जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक क्या 10 दिन के अंदर मैं वो टॉपिक दोबारा कंसीडर करके पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या उस हफ्ते के जितने टॉपिक होंगे जो नहीं समझ में उन्हें दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट तो तुम जानते हो जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखी है तुम्हारे लिए। ये पीरियोडिक टेबल हर किसी को याद होनी चाहिए, कम से कम हम लोग इनिशियली अगर पहले दिन देख रहे हैं तो हमें ये वाले कॉलम्स याद होने चाहिए जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। मेन ये हमें याद होनी चाहिए, मतलब 13 to 18, 1, 2, और हमें याद होनी चाहिए फर्स्ट 3D सीरीज। ठीक है।
तो यार ये तो सबको मतलब पता ही है, मैं निमोनिक्स नहीं बताता, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ। कुछ लोग दुखी हो जाएंगे कि सर बताते नहीं निमोनिक। जैसे तुमने हेलिना की रफ से फरियाद सुना होगा, HLINAKRBCSBR, तो मेरे को तो नाम याद है, मैं कभी नहीं लिखता, लेकिन फिर लिख दिया है। ठीक, जैसे क्या लिखा है कि हेलिना की रफ से फरियाद ने हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेटा मांगे कार स्कूटर बापरो, यानी कि BEMGCA SRBA और RA। फिर ये लिखा है बैगेट, बैगेट के बैग्स बहुत आते हैं, या बैगन मतलब तुम कुछ भी लिख सकते हो, बैगन आलू गाजर इन थाली, ये कॉमन वाले हैं, मैंने भी नेट से निकाल के लिख दिए, मैं खुद नहीं बनाता। ठीक है, CSI कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड को काशी गए संत प्रभु सब। ठीक, फिर NPAS SB और BI नहीं पसंद है ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। ठीक, और फिर ये लिखा उससे टीपो और लिखा FCL BRI, तो मतलब आसान है, आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट 3D सीरीज को सीखने के लिए हम लिखेंगे साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, इसीलिए मैं फीस नहीं मांग रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्हें यार अपने आप कर लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये याद रखने ही रखने हैं और कोई तरीका नहीं है। अब एटम क्या होता है? अब एटम में क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम क्या है? एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली एक स्पीशी है जो अकेले जिंदा रह सकती है, उससे छोटी कोई भी चीज अकेले जिंदा नहीं रह सकती। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्फीयर। रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻9 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये नंबर याद रखेंगे। 1 पिकोमीटर को PM लिखते हैं, इस 10⁻12 मीटर। 1 फेम्टोमीटर, जिसे हम FM भी लिख देते हैं, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। FM मतलब रेडियो वाला FM नहीं है, ठीक है, फर्मी भी कहते हैं सर। ठीक, अब ये तुम्हारे लिए नाम, अगर किसी को नाम में दिक्कत होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और फिर उसके बाद क्या, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, कैलियम और कैल्शियम। कैलियम मतलब पोटेशियम। एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? IUPAC की फुल फॉर्म यह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो तुमने 10th में पढ़ी होगी और सबको पता है। ठीक, एटॉमिक मास। अब बात थोड़ी सी हम लोग कायदे की करना शुरू करेंगे, थोड़ी सी कठिन बात है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। तो कार्बन 12 को मास हमने कितना लिया? 12 यूनिट लिया है, उसके कंपैरिजन में कितने यूनिट, कितना गुना मास है, उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू द मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। Atomic mass is mass of one element divided by 1/12 into mass of one atom of carbon 12. तो 1 AMU is equals to हो गया 1/12 into mass of C12 atom। 1 AMU atomic mass unit हो गया, mass of one atom of carbon is 1.9 into 10⁻⁻26 kgs। तो 1 AMU की वैल्यू हो गई 1/12 into 1.99 into 10⁻⁻26 kg, तो इसे हो गया 1.66 into 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU की वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कि 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स आएगी। और जहां पे भी मैंने बॉक्स बना दिया वो बॉक्स तुम्हें याद रखना है, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और 1 AMU को ही 1 U भी कहते लगे हैं आजकल, तो उसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। ठीक, अब मोल कॉन्सेप्ट की बात शुरू कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम काउंटिंग कर रहे थे तो 1 पेयर में कितनी चीजें होंगी? 2 होंगी। 1 पेयर कोई भी हो, 2 गधे हो जाए तो हम कहेंगे 2 गधे हैं। 1 पेयर ऑफ डंकीज, 1 पेयर ऑफ एटम्स, 1 पेयर ऑफ मेन, विमेन, कुछ भी कह सकते हैं। 1 डजन में कितना होगा? 12 नहीं, ये 1 है। 1 डजन में कितना होगा? 12 एंटिटीज होंगी। 1 स्कोर में 20 होती हैं, 1 ग्रॉस में 144 होती हैं, 1 सेंचुरी में 100 होती हैं। ऐसे 1 मोल में 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज होती हैं। एंड दिस नंबर इज कॉल्ड
एवोगैड्रोस नंबर, और इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 भी लिखा होता है, कभी कभी 02 भी लिखा होता है, दैट इज द सेम थिंग। तो 6.023 इंटू 22 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। ये नंबर कितना बड़ा है इसे समझने के लिए क्या करो कि तुम अपने आप को अमीर कब महसूस करोगे, कितना पैसा खर्च कर पाओगे तुम अपने आप को अमीर महसूस करोगे। तो हमने तुमसे एक सवाल पूछा है, इसके कैलकुलेशन करके तुम्हें कमेंट करके बताना है कि कितना तुम अमीर महसूस कर रहे हो इसे खर्च करने के बाद। कि इफ यू आर अलाउड टू स्पेंड 100 करोड़ रुपीज पर सेकेंड, देन द टाइम रिक्वायर्ड इन ईयर्स टू स्पेंड 1 मोल ऑफ रुपी। 1 मोल रुपी खर्च करने के लिए तुम्हें कितने साल लगेंगे अगर 100 करोड़ रुपीज पर सेकेंड खर्च कर रहे हो। बहुत बड़ा नंबर है। तो भगवान से मांगना क्या है, 1 आध करोड़ और मांगो, छोटा नंबर मांग लो, 1 मोल, खत्म कहानी। पैसे के पीछे कमेंट करके बताना जरूर कि कितने पैसे, कितना टाइम लगेगा, ठीक। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका तुमने देखा होगा कि जो एटॉमिक मास होता है वो डेसिमल में आता है। अब डेसिमल में आता है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल में आता है तो उनके लिए हम कहेंगे कि उन्हें हम क्या निकाल रहे होंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे होंगे। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन हम लोग पहले लिख चुके हैं, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास अभी निकालेंगे हम लोग, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो हाइड्रोजन में कितना हो गया 1, सोडियम में कितना हो गया 11 हो गया ऐसे। मास नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन तो 11 हमें पता थे, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, ये क्या 23 क्या है मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12। तो इससे न्यूट्रॉन्स के नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाले कि नंबर ऑफ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। आइसोबार्स की बात भी हम लोग कर चुके हैं। आइसोटोन्स एक शब्द रह गया था शायद, इसलिए मैंने दोबारा लिखा होगा। आइसोटोन्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, मास नंबर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। तो जैसे 6C14 और 8O16 आर कॉल्ड आइसोटोन्स, क्योंकि इन दोनों में ही 8 न्यूट्रॉन्स है। अब एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं। इफ 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन देयर परसेंटेज is x and y, then the atomic mass are m1 and m2, then the average atomic mass will be x times m1 plus y times m2 divided by 100। तो ऐसे क्लोरीन के केस में हम लोगों ने लिखा, क्लोरीन का एटॉमिक 2 आइसोटोप्स है, कौन से, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो एक 75% है और एक 25% है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइड बाई 100, तो इससे 35.5 आ जाएगा। अब एटॉमिसिटी हमें पता है कि एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब कितने एलिमेंट या एटम्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 हो गई, हाइड्रोजन की 2 हो गई, ओजोन की 3 हो गई, O2 की 1 हो गई, आर्गन की हो गई, P4 की 4 हो गई, एसिड की 8 हो गई, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है हम उन्हें मोनोएटॉमिक कहते हैं, जिनकी 2 होती है उन्हें हम डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक या फिर उन्हें पॉलीएटॉमिक कह सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स कैसे हम इनकी एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की एटॉमिसिटी ऑफ कंपाउंड लिख लेते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ कंपाउंड्स में वाटर की 3 हो गई, अमोनिया की 4, कार्बन डाइऑक्साइड की 3, HCl की 2, कैल्शियम फॉस्फेट की कितनी हो गई, अब Ca कितने 3 और अंदर कितने P 1 है और ऑक्सीजन 4 है यानी 5, तो 3 + 5 × 2 यानी 13 हो गई, K2Cr2 11 हो गई, अमोनियम फॉस्फेट की 15 हो गई, ठीक, अमोनियम सल्फेट की। अब आइंस की बात कर लेते हैं। ये बेसिक लेक्चर था, इसमें कोई भी कठिन बात नहीं की गई है। अगले लेक्चर से थोड़ी सी मुश्किल बातें करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे, परसेंटेज यील्ड वगैरह, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आइंस और चार्ज स्पीशीज, आइंस कैसे चार्ज स्पीशीज हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, कैटाइंस यानी बिल्ली आइंस, नहीं मतलब पॉजिटिव, और एनाइंस मतलब निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक। तो हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीख लेंगे। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे वाटर का निकालना है तो वाटर का 1 होता है, इंटू 2 + 16 18 हो गया, अमोनिया का, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 17, CO2 का 12 + 2 × 16 यानी 44। ऐसे ही हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं।
तुम इसे निकाल के रखोगे और कुछ के लिए होमवर्क दे दिया है जिससे कि तुम उसे करोगे। इस लेक्चर को करने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग बात कर रहे होंगे लिमिटिंग रीजन्स की, परसेंटेज यील्ड की और कंसंट्रेशन टर्म्स की। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आई होप बहुत बेसिक था, सबको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और डेक्स्टरकैम को फॉलो करते रहो, लोगों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो। और हम लोग इस कोर्स को जल्दी दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दिसंबर से पहले ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।